Hello, my dear ladies and gentlemen. This is me, Sheen Fatima, daughter of Mr. Firoz Akhtar. I live in Mou City. I study in standard 5th in Preeti Children's School. I wake up at around 6 o'clock and I get and do my my fresh up myself, then I recite Quran, then after I do my breakfast, then I get ready with my school. सर एक बार रिवाइज करना। बताइए थोड़ा बढ़िया। किसको बुलाएंगे? आइए। A very pleasant good evening to all of you, and I would like to pay thanks Mr. Mahfuzur Rahman sir for organizing such a life-changing workshop, and also I would like to pay thanks Mr. Mahfuz sir for giving me such a golden opportunity to convey my thoughts in front of my fellow learner. So guys, today I am going to talk about something that is crucial. जैसे for example, a tree cannot stand without roots, not at all. So इसी तरह एक आदमी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। वो अपनी एबिलिटीज़ को नहीं पहचान सकता, और फिर और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाननी होगी, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्वालिटी नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी नहीं बूस्ट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं बैठ रहे हैं, पॉलिटिकल महफिल है, मतलब पॉलिटिकल मीटिंग हो रही है, अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानेंगे तो वहाँ हमारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा। तो इसलिए हम जिस भी फील्ड में हैं, जो हमारा इंटरेस्ट है उसके बारे में हमें सीखना चाहिए, जानना चाहिए, तभी जा कर के हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने इंटरेस्ट, जैसे कि परसों की क्लास में बताया गया था कि हमें अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए, विज़न मैपिंग बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, तभी जा कर के आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब हम लोग सोचते क्या हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो स्मार्ट लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उन्हीं के अंदर सिर्फ आ सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नहीं, ये इनेट क्वालिटी नहीं है, ये तो एक लर्नेबल क्वालिटी है, कोई भी सीख सकता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे हम ये सोच रहे हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को आ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर भी आ सकता है। बस ज़रूरत है आपको अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, आपके अपने अंदर के छिपे हुए कलाकार को पहचानने की। जैसे बहुत से लोग पेंटिंग में रुचि रखते हैं, लेकिन कभी वो पेंटिंग किए नहीं रहते, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो कभी उन्होंने अपने अंदर की इनर क्वालिटी को पहचानने की कोशिश ही नहीं की रहती। तो इसलिए अगर हम अपने अंदर किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर हम अच्छे हैं तो हमें उसको पहचान कर उस सलाहियत को निखारने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम मल्टीटास्क में माहिर रहेंगे, हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम कर सकते हैं।
और यही सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कारगर साबित होंगी। आई होप यू विल लाइक माई स्पीच। थैंक यू। किसको बुलाएंगे? आइए मैम। सही है ना माई? A very pleasant good evening to everyone presented here in my dear Mahfouz sir. Today I would like to share a thoughts which is really today I would like to share my thoughts here, and before that I would like to show my humble gratitude to my dear Mahfouz sir who literally gave us a wonderful chance to share our thoughts here. आज मैं एक बहुत ही छोटे से वर्ड पे बात करना चाहूँगी, माइंडसेट। माइंडसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाला बंदा ये कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसा ही हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं सीखूँगा, मैं लर्न करूँगा और इससे मैं कर सकता हूँ। तो यही डिफरेंस है ग्रोथ माइंडसेट में और फिक्स माइंडसेट में। और मेरा और आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट ही आपको अपनी फ्यूचर डिसाइड करता है। या थैंक यू सो मच। घबराने की जरूरत थोड़ी है। आइए, किसको बुलाएंगे? आइए। और यहाँ पे इतना एकदम रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इतना फ्री तो आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा जितना हम रहते हैं। मतलब जनरली जो टीचर होते हैं या जो कोचिंग चलती है, आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं किसी को। हो जाएगा, बोलिए। सर क्या बोलना है? अच्छी बातें तो बहुत हैं सर, जैसे बोले हैं कि अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसे आप लोग तो जानते हैं मुझे फेमस सारी सर के साथ रहता है। जैसे आप सब लोग तो जानते हैं मुझे, पहले भी इंट्रोडक्शन दे दिया अपना जो भी है सर के साथ। नहीं दोबारा रोज़ देने एक ही बात कहना रोज़ अच्छी नहीं लगती है। क्या बोल रहा है उसमें? नहीं मैं वो नहीं देख रहा हूँ। वही सोचो कौन सी अच्छी बातें बताएं लोगों को, लोग तो सीखते हैं। बुरा मुझे कोई आइडिया दे तब ना, मुझे खुद आगे बढ़ना। बताइए आप कैसे पढ़ते हैं अंदर से, कैसा आपका बिहेवियर है? सिंपल। वैसे आप पे नहीं हंस रहे हैं लोग ना? वो मैं जानता हूँ मेरे पास में, मैं उनको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ लोग पे। मेरा बिहेवियर एक सिंपल सा लड़का हूँ दम, जो अपने में रहता हूँ, खुश रहता हूँ, लोगों से ना मिलना ना जुलना, अपने आप में मगन रहता हूँ एनी टाइम। तो क्यों आपको लोगों से मिलने में घबराहट होती है? नहीं तो फिर तो अपन मतलब नहीं यहाँ पे हो रही है थोड़ी, यहाँ पे तो हर कोई काँप जाता है। यहाँ पे हर किसी की बात नहीं है बस खड़े होके बोलने की। नहीं जैसे अब मैम बोल रही है कि लोगों से मिलना, फालतू का टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर ले। फैमिली के साथ सबसे आज के दौर में लोग ना फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, कोई भी हो, सब लोग फालतू का इधर उधर दोस्तों के साथ रात भर घूमना, खाना पीना, होटलों पर रहना, यही सब फालतू काम है। माँ बाप के साथ कोई नहीं बैठता आज के दौर में। टाइम उनको दीजिए जो आपको, उनको माँ बाप को टाइम एक बार देख देके 2 घंटा 1 घंटा देख दे, वो आपसे खुश रहेंगे। जब वो क्या होता है ओल्ड हो जाते हैं, उनके पास एक बार बैठ के देखिए, वो सोचते हैं ना मेरे पास तो कोई है ही नहीं, वो अकेले में रोते भी होंगे कि
माँ बाप ऐसे हैं कि ना मेरे बच्चे छोड़ के चले गए। कमाने वाले तो बहुत लोग हैं, खाने पीने वाले देने वाला है ही। उनको टाइम दीजिए, माँ बाप को इतना दीजिए कि वो आपके साथ खुश रहे एनी टाइम। शर्मा कितनी बढ़िया बात निकली ना। अब बताइए किसको बुलाएंगे? हाँ आइए। बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक हो गया अपने से। अपने नहीं, आप बताइए। टॉपिक आप ही बता दीजिए, आप कैसी हैं, आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के लिए? सो अस्सलामुअलैकुम। अबाउट माय बिहेवियर, मेरे अब्बू कहते हैं कि जो जिस मतलब आपके साथ जैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करो। क्योंकि अगर हम लोग लाइक कोई बहुत हम्बल है उसके साथ हम्बल बिहेव करेंगे तो इट्स गुड, बट अगर कोई बहुत रूड है तो उसके साथ आप कितनी भी इज़्ज़त से बात कर लो वो बदतमीज़ी करेगा। तो इट्स बेटर कि जो जैसा उसके साथ वैसे रहें। अगर आप सुधार सकते हैं तो एफ़र्ट डालें, वरना कुछ लोग सुधरते हैं, सब नहीं सुधरते। और दूसरों की ज़िम्मेदारी लेने से अच्छा आप खुद पे फोकस करें, वो बेटर होगा। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप यहाँ पर किसी भी लड़कियों से बात नहीं करते, हमें आती है पीछे रह जाती है। लड़कियों से क्या, मैं लड़कों से भी बात नहीं करती। सारे की जगह छोड़ देती है। नहीं, वो बेटर है। और आपका ये कहना है कि मऊ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करती नहीं, ये मैंने बचपन में नोटिस किया था, अभी का नहीं पता मुझे। हाँ तो वही ना मैंने बताया था ना, बचपन में नोटिस किया था। अच्छा, अभी का न्यूज़ बताइए। अभी तो मैं मऊ में कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो फिर बचपन में कहाँ जाती थी? बचपन में खेलने जाती थी मैं ग्राउंड पे, तो वहाँ पे हम लोग खेलते थे तो इट वाज लाइक एक भैया ने बोला था। फ़िलहाल तो अब मैं नकाब लगाती हूँ तो खेलने जा नहीं सकती। आपकी एज क्या होगी? मेरी एज 18+। 18। सर कुछ नॉलेज दे सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज दे सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है यहाँ बैठे सारे लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि चल के आए भाई, सही होंगे। दूसरा, मैं हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आप लोग को बताना चाहूँगा। और मेरा ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि हमारे राइट साइड में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो PhD से हिस्ट्री से PhD कर रही हैं। सर मे आई यूज़ बोर्ड? कट 5 मिनट लीजिएगा ना। सर वो स्लाइड, अच्छा ठीक है, ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा, ये PPT है ना, तो उसमें जब आप पेन यूज़ करेंगे तो उसके बाद हटाना पड़ेगा। पूरा पेज नहीं है पूरा? अच्छा, इधर से बैक जाएगा। करना पड़ेगा। बहरहाल इसी का इस्तेमाल करिए। हाँ, इसका इस्तेमाल कर। ये वाला। सबसे पहले मैं कुछ ड्राइंग कर देता हूँ वर्ल्ड मैप। तो अच्छा नहीं बनेगा लेकिन ऐसे। ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका और उसके नीचे है साउथ अमेरिका, ठीक। और यहाँ पे पड़ता है आपका छोटा सा यूरोप।
फिर उसके नीचे है अफ्रीका, अफ्रीका है ना, फिर यहाँ पे है आपका एशिया, और यहाँ पे दो छोटे छोटे हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक, हुआ क्या है, क्या सही है, सही है, अच्छा बड़ा भारी बस। यूरोप में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इनकी इकोनॉमिक्स इतनी डाउन हो गई कि इन लोग को हर जगह मूवमेंट करना पड़ता था। फिर 18th सेंचुरी में जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है तो इन लोग में एक क्यूरियोसिटी आई, क्योंकि किसी भी समाज की इम्प्रूवमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उस समाज की इंटेलिजेंस, वो समाज इंटेलिजेंस होने के साथ साथ उनके अंदर क्रिएटिविटी भी हो। तो 18th सेंचुरी में ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगा लेते हैं, बट इनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता है, कच्चा माल। तो कच्चे माल के लिए इनको पता चलता है कि यहाँ पे एशिया में एक इंडिया नाम का है जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया में बहुत ज़्यादा मसाले और सूती कपड़ों का कारोबार होता है, बट इनको यहाँ से यहाँ तक आने का सी रूट का नॉलेज नहीं थी। तो क्या होता है कि एक 1492 में एक कोलंबस नाम के आदमी निकलते हैं इंडिया की खोज में। सबसे पहले तो बुक लिखती है कि इंडिया की खोज, तो ये गलत है। इंडिया की खोज कोई ऐसी इंडिया चीज़ नहीं है जिसकी एग्जिस्टेंस की खोज हम करें। इंडिया सी रूट की खोज की गई थी। कोलंबस निकलते हैं, यहाँ से चलते चलते पहुँच जाते हैं कहाँ, नॉर्थ अमेरिका। उनको लगता है कि मैंने भारत की खोज कर दी, लेकिन उनको नॉर्थ अमेरिका की खोज करते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती लोगों को हम लोग कहते हैं रेड इंडियंस। कई बार बीपीएससी या SCHS वगैरह में क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ के लोग को रेड इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के लोग को हम क्या कहते हैं, रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं। फिर उनके कुछ टाइम बाद एक निकलते हैं बार्थोलोमेडियास। बार्थोलोमेडियास क्या करते हैं, यहाँ से चलते 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 अफ्रीका तक पहुँचते हैं, बट इनको थोड़ा सा आगे जाना था, ये नहीं जाते हैं। फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं, इनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। फिर 1498 में महज 6 साल बाद फिर एक आदमी निकलता है यहाँ से, वास्को डी गामा। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे। तो यहाँ पे यूरोप में 2 ऐसे देश हैं जो क्या कहते हैं कि हम पैसा देंगे साइंटिस्टों को और आप लोग जाइए अपना जो सी रूट की खोज है उसको करिए। तो मोस्टली पुर्तगाल और स्पेन के लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं और साइंटिस्ट निकलता है यहाँ से एक वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आता है, सबसे पहले यहाँ पे रेस्ट लेता है अफ्रीका में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है और इंडिया तक पहुँचने के लिए उसको एक गुजरात की मछुआरे ने क्या की थी, मदद की थी। खैर ये इंडिया के कालीकट तक पहुँचता है, केरल के कालीकट तक। तो इंडिया तक पहुँचने के लिए इसको जितना पैसा खर्च हुआ था, सिर्फ एक बार यहाँ से गया मसाला लेके और उसको 60 टाइम, किताबें लिखती हैं कि 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इसीलिए क्या होता है कि फिर उनका कुछ साल बाद ये ग्रुप आता है, एक ग्रुप आता है महज कुछ साल बाद यहाँ पे इंडिया में एक और बाकी इन्फॉर्मेशन लेने, परमिशन लेने, और फिर उसके बाद फिर दूसरी बार आता है आपका 1503 ईस्वी में एक कंपनी आती है मुस्तादो द इंडिया। इंडिया में सबसे पहली कंपनी, विदेशी कंपनी यही है मुस्तादो द इंडिया, जो कि पुर्तगाल के लोग लगाए हैं और ये लगी है कोचीन में। यहाँ पे अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊँ, यहाँ से थोड़ा सा ख़राब बन सकता है। यहाँ पे केरल के कोचीन में एक कंपनी लगती है जिसका नाम है मुस्तादो द इंडिया। इस कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारी किताबें लिखती हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट 3 मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। पहला नाम आता है इनका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में छोटी सी नॉलेज दे देता हूँ। इनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या कहती है, यहाँ पे जो हिंद महासागर है, यहाँ से यहाँ तक इन लोग अपना वो क्या बोलते हैं इसको, धात जमा के बैठे थे, ताकि बाहर से कोई भी लोग आए तो इनकी परमिशन के बगैर इंडिया के अंदर न जा सकें। क्यों? क्योंकि यहीं से लोग क्या करते हैं, अंदर आते हैं, बाकी सारा तो लैंड है, यहाँ से पानी के ज़रिए। ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में उसको बोलते हैं शांत जल की नीति। फिर दूसरा नाम आता है अल्बुकर। अल्बुकर ने क्या किया, जो गोवा है यहाँ पे छोटा सा, इसमें इन्होंने सती प्रथा को बंद करा दिया। सती प्रथा को बैन कराने का हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं था, इसमें इसी का फ़ायदा था, क्योंकि इंडिया में सारी सी बात है, सब लोग जानते हैं, अगर कहीं भी रिलेशन को अच्छा करना है तो वो लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं। तो पुर्तगालियों को ये पता चला कि इंडिया में अगर हम शादी कर लेंगे तो अपनी जनरेशन को बढ़ाएंगे,
तो गोवा में कोई इनसे शादी नहीं करता था, इसलिए इन्होंने सती प्रथा को बंद करा दिया और उनसे जो वाइफ रहती थी, उन जो बच जाती थी सती होने से, उनसे ये लोग शादी कर लेते थे। और शादी करते करते आया एक टाइम ऐसा कि यहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1961 में आज़ादी के 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के महज 14 साल बाद तक हम लोग इनके गुलाम रहे। किसके? पुर्तगाली। यहाँ से बैठे ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी बड़ी टेरिटरी यहाँ एक छोटी टेरिटरी को कमांड करती है। 14 साल तक आज़ाद हम लोग हो गए। बाकायदा हम लोग को फोर्स भेजनी पड़ी गोवा में और यहाँ से इनको भगाया गया, फिर ये लोग गए। और बोलूँ बहुत है सर, बहुत। ठीक है। Respected sir and my dear friends, a very pleasant good evening to all of you. Today I stand before you to speak on a topic that defines the soul of our great generation: unity in diversity, India's strength in social harmony. Dear friends, India is not just a country, it is a mosaic of different languages, cultures and different traditions. From Kashmir to Kanyakumari, from Arunachal to Gujarat, every corner has a different color. Yet, from Arunachal to Gujarat, every corner has a different color. Yet, when these colors come together, they form the most vibrant picture of unity the world has ever seen. We speak different languages, we eat different food, we wear different clothes, but our heart as one for that one tricolor, for that one anthem, for that one identity, because we are all Indian first. But let us remember, unity is not automatic. It must be protected and celebrated. Let us protect. Let us not be divided into different religions, caste and language. Instead, let us rise above these and work together to build a better, inclusive and progressive India. I will end with a simple thought. We may different flowers, but we are part of the same garden. Let us protect that garden with love, with peace and with unity. Thank you. Jai Hind. सर जो बचा है आजम सर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you know guys, myself Azam Siddiqui, and today I am here to tell about my speech
and my topic will be motivation, self-motivation, fantasy balancing, and difference between confidence and arrogance. But before saying anything, first of all, I would like to say a lot of thanks to my dear sir, Mr. Mahfuzur Rahman, who has given me a great opportunity to speak here. So, first of all, we think about it, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअल में है क्या। आपने कोई मूवी देखी या कोई वेब सीरीज़ देखी या कुछ भी ऐसी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ देखी, एंड उसको देखने के बाद उसके किसी कैरेक्टर को आपने बहुत पसंद किया और वो देखने के बाद आपके अंदर वो डिज़ायर पैदा हुई, आपके अंदर आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, और आप एक्साइटेड हुआ, आपके अंदर डोपामिन रिलीज़ हुआ, एंड आप उस चीज़ को थिंकिंग करने लगे। तो क्या ये सेल्फ मोटिवेशन है? नो, इट इज़ अ फैंटेसी। फैंटेसी एक ऐसी चीज़ है जो पैदा होती है, ख़त्म भी होती है और चेंज भी हो जाती है। आप जिस प्रकार की मूवी देखते हो या कोई वेब सीरीज़ देखते हो या कुछ भी ऐसा चीज़, जिस टॉपिक पे देखते हो आप, एक जैसे कि एक मूवी आई थी 12th फेल, आपने वो देखा, आपका मन बना IPS बनने का। फिर कुछ दिन बाद आपने देखा एक मूवी आई थी राजकुमार की शादी में ज़रूर आना, वो आपने देखा, आपका मन बेगा मैं IAS बनूँगा। फिर कभी आपने देखा वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डॉन बनने का मन कर गया। फिर कुछ दिन बाद एक वेब सीरीज़ आई थी मिर्ज़ापुर, वो आपने देखा और आपके अंदर का क्रिमिनल जाग गया और क्रिमिनल माइंडसेट वाला थिंकिंग आपके माइंड में आने लगा। सो क्या ये मोटिवेशन है? ये फैंटेसी है, और फैंटेसी आपको कभी भी रॉन्ग वे में ही ले जाएगी। दैट इज़ नॉट मोटिवेशन। एंड उसके बाद अब जानते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्चुअल में क्या है। किसी चीज़ को मैं कर सकता हूँ, इट इज़ कॉन्फिडेंस, लेकिन सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इट इज़ एरोगेंस। और एरोगेंस ये भी है कि अगर कोई समझ रहा है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, किसी चीज़ को कोई एक्सप्लेनेशन है या कोई स्टडी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, ये एरोगेंस है। और कॉन्फिडेंस, एक्चुअल कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको अपनी सोच को स्थिर रखना है, अपने गोल के अचीवमेंट को लेकर के बिल्कुल स्थिर रहना है, तभी आप एक अच्छे कंक्लूज़न तक पहुंच सकते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आप रॉन्ग वे में जा रहे हो और कोई एक बुज़ुर्ग व्यक्ति या कोई भी ऐसा जो अच्छा खासा नॉलेज या तजुर्बा रखता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, तो आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती है। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी महसूस होता है कि क्या यार तुम्हारे अंदर वो इम्प्रूवमेंट है कि मुझे समझाने चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज़ एक शराबी भी आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है, बगैर कुछ कहे भी दे सकता है। एक शराबी है, वो दो तरह की चीज़ें सीखने वाले सीख सकते हैं। एक तो ये कि जो रॉन्ग माइंडसेट के लोग हैं वो ये सोचेंगे कि यार क्या मज़ा आ रहा है पीने में, बिल्कुल रिलैक्स होकर पड़ा हुआ है। और दूसरा ये सोचेगा कि यार क्या ज़िंदगी बना लिया है पी करके, पी लिया है, उसके बाद फिर कोई होश हवास नहीं है, कहाँ नाले नदी नाले में या फिर कहाँ कीचड़ में लोटा हुआ है, तो ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति आपको कुछ समझाने आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये थिंकिंग जनरेट होती है कि क्या हमको समझा रहे हो, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम ख़राब, ज़माना ख़राब है। मैं पूछना चाहूँगा ज़माना क्या है? व्हाट इज़ ज़माना? ज़माना वही तो है जो हमारा आपका किरदार, हमारे आपके डेली बेसिस पे रूटीन जो है, जो हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम और आप अपने अंदर प्रोग्रेस लाने की कोशिश करते हैं एक एक करके, तो ही तो ज़माना ठीक होगा। या फिर
हम एक एक करके यही सोच के कि हम ही ना, बाकी सब ख़राब हैं, हम भी ख़राब हो जाते हैं उसमें, तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से ज़माना भी रॉन्ग वे में ही जाएगा। दैट इज़ ज़माना। एंड नेक्स्ट थिंग है, महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे पहले आप खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। तो अगर आप खुद वो बदलाव नहीं बनते हैं तो वर्ल्ड से और अपने कंट्री से या अपने एरिया से या किसी भी जगह से क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए अच्छा बने। और नेक्स्ट थिंग है, किसी को भी उसके गोल अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसके पेरेंट्स का गाइडेंस, उनका कंट्रीब्यूशन। विदाउट पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन के हम कुछ नहीं हैं। एक अच्छा माहौल, एक अच्छी सोसाइटी और साथ में एक अच्छे पेरेंट्स भी चाहिए और उनका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द थिंग सबसे ज़रूरी मैं कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से अपने मऊ में और उससे भी पहले हमारे कम्युनिटी में एक चीज़ कॉमन है जो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ लिख का का होइए लुमुआ तो चलावो कहो। दैट इज़ नॉट लाफिंग थिंग्स, इट इज़ अ सीरियस। एंड कहीं अगर किसी बच्ची का रिश्ता भी लगता है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पैदा होता है कि बुनिया लुमुआ चला लेती। इट इज़ आल्सो नॉट लाफिंग थिंग्स। क्या यही इसी तरह हम अपने पूर्वजों के नक्शे कदम को कभी नहीं छोड़ेंगे? क्या हमें प्रोग्रेस करने का हक़ नहीं है? प्रोग्रेस हमें करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बाउंडेशंस को, जो हमारे पूर्वजों की जो बाउंडेशन है, कुछ चीज़ें हैं लगी हुई हैं, उनको तोड़नी सबसे पहले ज़रूरी है। और उसके लिए है, किसी ने एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी थी कि रिवायतों की सफ़ों को तोड़ कर बढ़िए, वरना जो आपके आगे हैं वो आपको रास्ता नहीं देंगे। जो आपके आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। एंड एक और लाइन है कि बुलंद दुनिया पे जो अपना कद नहीं करता, कदम कदम पे जो जद्दोजहद नहीं करता, बुज़दिली को जो बना ले आदत अपनी, उस व्यक्ति की खुदा भी मदद नहीं करता। और अपनी सोसाइटी में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके सक्सेस होने से, आपके अचीवमेंट से किसी का कुछ घट रहा हो या ना घट रहा हो, जेलस ज़रूर होती है, ख़ास तौर से पड़ोसियों को। तो वो एक काम करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके हौसलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग वही करते हैं जो इजी थिंग्स होता है। आपकी बराबरी करना मुश्किल है, आपको गिराना आसान है। जैसे सोनू शर्मा की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि एक गांव होता है जिसमें 100 घर होते हैं और उस गांव में बिजली नहीं होती है, किसी के घर में लालटेन, चिराग या कोई लैंप नहीं होता है, रोशनी का कोई साधन नहीं होता है। रात होने के बाद सारे लोग अंधेरे में होते हैं, सारे लोग अंधेरे में होते हैं। सो एक दिन क्या होता है कि उनमें से ही एक व्यक्ति शहर जाता है, उसकी सोच डेवलप होती है, उसको लगता है कि हाँ रात में भी उजाले होते हैं, और वो वहाँ से एक चिराग, एक लैंप लेके आता है और अपने घर में जलाता है और रोशनी करता है। तो अब पूरे 100 घरों में से एक घर में रोशनी होती है और बाकी के 99 घरों में अभी भी अंधेरा है। तो अब वो सारे 99 लोग चाहते हैं उसकी बराबरी करना। तो बराबरी करने का 2 तरीका है। पहला तो ये कि वो सारे 99 जो हैं वो भी अपने अपने घरों में लैंप जलाएं, या फिर सब मिलके उस एक को बुझा दें। इजी यही है कि उसको बुझा दिया जाए, तो वही करते हैं वो। यही हाल है हमारी सोसाइटी का। उनको अगर हम अचीवमेंट तक पहुंच रहे हैं तो हमारी बराबरी करना मुश्किल है, हमारी टांग खींचना उनके लिए आसान है, तो वो वही करते हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है और इन चीज़ों को इग्नोर करना है और इन चीज़ों से लड़ना है। और ये भी इस तरह का एक तरह का स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बिना मैं समझता हूँ कि एक महान इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि एक
यूपीएससी के टीचर हैं सर, प्लीज़ थोड़ा सा, एक यूपीएससी के टीचर हैं अवध ओझा सर, वो एक कहते हैं लाइन कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो स्ट्रगल से नहीं भागना है, अपने रणभूमि को नहीं छोड़ना है, पाँव ज़मीन से हटाने नहीं हैं। और ठीक है, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। रुकिए 5 मिनट।